Hello friends, I am Aditya Mittal. I will be your faculty for CFA Level 1. Just to give you a brief introduction about myself, I am working with one of the top FMCG companies in India. I have cleared all the three levels of CFA examination conducted by the CFA Institute US. I am also a chartered accountant, got All India rank 3 in CA finals, 19 in IPCC. I have done my graduation from Shriram College of Commerce. Yeah, that's about me. Let's get started. सो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं सी एफ ए लेवल 1. सो सी एफ ए लेवल 1 में वी हैव 10 सब्जेक्ट्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ दोज विच इज डेरिवेटिव्स. So derivatives, I'll tell you, this is a subject which is a small topic, scoring topic. So एक ही सजेशन है, इसको अच्छे से पढ़ें. इसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. एक बार कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा एंड देन क्वेश्चंस भी इसमें प्रैक्टिकल आते हैं. इस टॉपिक की सबसे खासियत ये है कि इस टॉपिक में जो आप पढ़ेंगे वो एक्चुअल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होगा. इन द सेंस लाइक इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, जो एक्चुअल स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है. तो आप लोगों को खाली ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये इसमें पढ़ के आप लोग अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे. तो इसकी अगर बात करें सी एफ ए लेवल 1 में, इसकी आपकी वेटेज है अराउंड 5 to 8%. तो अगर 100% टोटल है उसमें से ये सब्जेक्ट डेरिवेटिव्स 5 to 8% का अराउंड रहेगा एज पर सी एफ ए गाइडलाइंस. जैसा कि मैंने कहा था, ये ईजी है टू स्कोर बिकॉज ऑफ द सिंगल फैक्ट दैट इट हैज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विच वी विल गो थ्रू. वन ऑफ द टॉपिक्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास. दूसरा ये है कि हम इसमें ये बात करते हैं अभी कि हमारे इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं. तो टॉपिक्स हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. पहला हो जाएगा बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स. सेकंड है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क्स हैं डेरिवेटिव्स के. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस. आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये नया होगा, पहले नहीं ज़्यादा सुना होगा, बट ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आएगा. जब हम पढ़ेंगे इसको आगे आप लोगों को लगेगा कि ये तो इजी है. ये शायद कुछ लोगों को, अगर कुछ बच्चे सीए कर रहे हैं तो हो सकता है उनके मन में थोड़ा सा डर हो, बट फ्रैंकली जब मैंने पढ़ा था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता था वो था ये ऑप्शंस. तो ऑप्शंस में वी हैव कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको मार्केट में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम कॉल एंड पुट की. तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट. तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम पढ़ेंगे. देन हम लोग इसमें बात करेंगे एक कंसेप्ट की, आर्बिट्राज. आर्बिट्राज क्या है? तो बेसिकली अगर आप लोगों को पता हो कि ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसी पोजीशंस आप ले सकते हैं जिसमें रिस्क फ्री गेन हो जाता है. ओके, तो एक मार्केट में आपने कुछ पोजीशन ली, दूसरी मार्केट में कुछ और लेके वो सेट ऑफ करके एक गेन आप लोग अर्न कर सकते हैं जो रिस्क फ्री है. इसके चांसेस कम होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन हम लोग पढ़ेंगे जो हमने ऊपर अभी देखे, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन, स्वैप्स, उन सब की प्राइसिंग, कि ये कैसे प्राइस होते हैं मार्केट में, इनकी क्या वैल्यूएशन कैसे होती है.
इसमें हम पढ़ेंगे क्रेडिट डेरिवेटिव्स। ये सब कंसेप्ट अभी आपको सुनने में हो सकता है थोड़े नए लग रहे हो, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ा आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, टॉपिक्स मेनली यही है। इसमें अगर अब हम बात करें कि आज का टॉपिक अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स हम आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे इतनी देर से मैं डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स बोल रहा हूं। डेरिवेटिव्स एक सिक्योरिटी है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिराइव होगी किसी अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट मतलब अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होगी इन द सेंस कि अगर सपोज आप लोग, अगर बात करें हम किसी एक कंपनी के शेयर की, एप्पल, सबने नाम सुना ही है, एप्पल का शेयर है। अब ये शेयर है हमारा जो मार्केट में ट्रेड होता है। इस शेयर के बेसिस पे डेरिवेटिव मार्केट भी चल रही है एक पैरेलली, जो कि इस पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू से अपनी वैल्यू डिराइव करती है। सो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि होता क्या है इसमें। सपोज मैं बात करता हूं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, दो पार्टी हैं। पार्टी ए ने एग्री किया पार्टी बी के साथ कि वो 3 महीने बाद, 3 months फ्रॉम नाउ, एप्पल के शेयर पार्टी बी से खरीद लेगी। तो खरीद लेगी मतलब कि ये हो गया बायर, ये है सेलर। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बायर है, ये सेलर है। 3 months बाद एप्पल के शेयर लेगी, सपोज $200। तो इसमें अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब ये $200 ये क्या हुआ? तो ये $200 हो गया हमारा फॉरवर्ड प्राइस। प्राइस फिक्स कर दिया हम लोग। 3 महीने बाद पार्टी ये कह रही है मैं आपसे ले लूंगी $200 में एक शेयर एप्पल का। अब ये हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सपोज 1000 शेयर्स का भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो मतलब क्या हो गया, इसमें हमने कुछ टर्म्स सीखी अभी। फॉरवर्ड प्राइस, जिस प्राइस पे एग्री हुआ है कितने में शेयर खरीदा जाएगा, उस टाइम पे एक्चुअल प्राइस कुछ और भी हो सकता है, $200 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट इस प्राइस पे एग्री हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1000 शेयर्स, अंडरलाइंग एसेट है एप्पल का शेयर, और हमारा सेटलमेंट टाइम या टाइम टू एक्सपायरी, टाइम टू मैच्योरिटी है 3 months। इसमें और दो पार्टियां हैं। अब इसमें अगर हम देखें इसमें होगा क्या, अब आज था टाइम 0, ये है टाइम 3 months। 3 महीने बाद एक्चुअल में जो भी प्राइस होगा उसके बदले में
ये शेयर्स डिलीवर हो जाएंगे पार्टी ए को, तो पार्टी बी सेलर है, वो पार्टी बी पार्टी ए को शेयर्स बेच देगी, ठीक है, $200 में। पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं अब? तीन ही है पॉसिबल आउटकम। पहला, 3 महीने बाद जो एप्पल के शेयर का प्राइस है वो हो गया आपका एग्जैक्ट $200। इसमें क्या होगा, इसमें तो किसी भी पार्टी का ना गेन हुआ ना लॉस, क्योंकि एक्चुअल में भी $200 है। तो इसमें अगर पार्टी ए देखें और पार्टी बी, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी ए पार्टी बी से ले लेगी $200 में शेयर, एक्चुअल मार्केट में भी $200 का चल रहा है, वो चाहे बेच दे तो भी $200 ही वापस आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है किसी भी पार्टी को। दूसरा ऑप्शन या आउटकम, पॉसिबल आउटकम होगा कि एक्चुअल में प्राइस है $200 से ज़्यादा। अब ए को फायदा हो जाएगा, अगर मान लो 250 है तो $50 का फायदा हो गया। कैसे हो गया? वो तो $200 में ही खरीदेगा, मार्केट में चल रहा है $250, तो $50 उसको बच गया और इसका $50 का नुकसान हो गया। एंड वाइस वर्सा, अगर $200 से कम है, सपोज $150 है, तो इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो 200 में ही खरीदेगा, जबकि एक्चुअल मार्केट में अगर खरीदने जाता तो उसको $150 का मिल जाता। ये हो गए हमारे पॉसिबल आउटकम। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी ने एग्री कर लिया कि हम आपसे ले लेंगे शेयर्स, एप्पल के या किसी भी कंपनी के शेयर हैं, ये एक एग्जांपल है, इस प्राइस में, फिक्स्ड प्राइस है। अब इसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एक होता है डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाम से समझ आ रहा है, डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें आपका एक्चुअली में शेयर और कैश एक्सचेंज होगा। तो बी जो था वो ए को बेच देगा शेयर, और ए उसको दे देगा कैश। फिर वो मार्केट में उसको फायदा होगा, नुकसान होगा, वो उस प्राइस पे डिपेंड करेगा जो 3 महीने बाद प्राइस चल रहा है। कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जिसमें गेन और लॉस एक्सचेंज होता है। तो सिर्फ आपको जितना गेन या लॉस है, प्लस माइनस $50 जैसे हमारा हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, सिर्फ उतना ही आपस में एक्सचेंज होगा, फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी, सिर्फ गेन लॉस सेटलमेंट के टाइम पे एक्सचेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव्स एक तरह से आपको हेल्प कर रहा है, किसमें? हेजिंग में, हेजिंग ऑफ रिस्क। हेजिंग ऑफ रिस्क मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्टी ए को क्या फायदा है, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर किया है? वो इसलिए किया है बिकॉज उसको रिस्क है कि प्राइस फाइनली क्या होगा। अब वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए उसने फिक्स कर दिया कि $200, अब ज्यादा होगा कम होगा वो ठीक है, बट वो रिस्क एवर्स है, सपोज उसको नहीं चाहिए रिस्क, तो ही इज हेजिंग हिज रिस्क बाय एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस, व्हाटएवर मे बी द एक्चुअल प्राइस। सिमिलरली फॉर पार्टी बी, तो बेसिकली पार्टी, अब इसमें अगर हम बात करें तो पार्टी ए जो थी वो क्या है, वो कर रही है, मतलब बेसिकली पार्टी ए का है लॉन्ग एक्सपोजर,
और बी का है शॉर्ट। आप लोगों ने ये टर्म सुनी होंगी। लॉन्ग एक्सपोजर मतलब वो बेट कर रहा है प्राइस बढ़ेगा, बुलिश। बी एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइस घटेगा, तो वो तो $200 में बेच के निकल लेगा, प्राइस एक्चुअली में कम होगा, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो ही इज हैविंग शॉर्ट एक्सपोजर टू द अंडरलाइंग, ए इज हैविंग लॉन्ग एक्सपोजर और लॉन्ग पोजिशन टू द अंडरलाइंग एसेट। तो ये हो गई हमारी बात कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेके हमने एक एग्जांपल समझा कि डेरिवेटिव्स में हम क्या कर रहे हैं। अब इसमें एक आपके दिमाग में क्वेश्चन शायद चल भी रहा हो कि एडवांटेज क्या है ऑफ डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली एडवांटेज है, अगर आपने इसमें एग्जांपल में देखा हो, हम लोगों को स्टार्टिंग में पैसा नहीं लगाना है। सो बेसिकली लार्ज पोजीशंस ले सकते हैं। अगर कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ठीक है, कैश सेटल में क्या है, गेन और लॉस सेटलमेंट डेट पे एक्सचेंज हो जाएगा, सिर्फ गेन और लॉस कितना भी हो। तो इसमें आपको आप लार्ज पोजीशंस ले सकते हो विदाउट एक्चुअली स्पेंडिंग मनी। तो लेवरेज, हम बेसिकली हाईली लेवरेज लार्ज पोजीशंस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। हाईली लेवरेज लार्ज पोजीशंस, एक बेनिफिट हो गया ये। सेकंड है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है इसमें। इज लो। एंड थर्ड है, जो इम्पैक्ट है अंडरलाइंग एसेट के मूवमेंट का, जो प्राइस मूवमेंट है उस पर जो इम्पैक्ट है, डेरिवेटिव मार्केट में जब आप लोग एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपका अंडरलाइंग एसेट पे इम्पैक्ट कम आता है। अगर आप एक्चुअली कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट में जाते हैं और वहां पे आप बड़ी पोजीशंस लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट एसेट पे, अंडरलाइंग एसेट पे, उसके प्राइस की मूवमेंट पे ज्यादा आता है। तो देयर इज अ लो इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एसेट और उनसे रिलेटेड रिस्क्स, कि बेसिकली किस किस तरीके के डेरिवेटिव्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला हो गया बॉन्ड डिवेंचर्स। अब इसमें एग्जांपल हो गया, जैसे सपोज 30-year यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 30 इयर्स की ड्यूरेशन वाला। सपोज किसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि ठीक है, ये बॉन्ड इस प्राइस पे हम लेंगे। 30 ईयर का जो बॉन्ड का प्राइस चल रहा है, सपोज 3 मंथ्स बाद मैं इस प्राइस पे लूंगा, उसका एक्चुअली में प्राइस कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें रिस्क क्या है? रिस्क है बॉन्ड प्राइस आफ्टर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो एक हो गया कि आपने बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। दूसरा हो गया इंडेक्स। इंडेक्स इन इटसेल्फ, इन द सेंस लाइक इंडिया में हमारा है सेंसेक्स, निफ्टी। सो पूरे इंडेक्स पे आप लोग बेट कर रहे हैं, यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेंसेक्स एट अ सर्टेन प्राइस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन आपका रिस्क रहेगा कि सेंसेक्स का क्या एक्चुअल प्राइस चल रहा है, राइट। उसके बाद बात करते हैं से थर्ड, करेंसी।
कॉमनली यूज्ड डेरिवेटिव। करेंसी डेरिवेटिव में क्या लगता है कि कैसा होगा? तो एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है ए, वो यूके में है। अब उसके पास 3 months फ्रॉम नाउ एक पेमेंट आनी है। he or she is supposed to receive a payment in US dollars in 3 months. So what A can do, again to hedge his or her risk, what A can do? A can enter into a contract to sell US dollars, whatever is the amount. Suppose he is receiving 1 lakh US dollar. He will enter into a contract to sell US dollars, 1 lakh dollars at a certain price, at a certain exchange rate basically. So, example, 1 US dollar equal to 0.7 पाउंड। एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पे पार्टी ए ने एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट टू सेल यूएस डॉलर्स, तो उसका तो फिक्स हो गया। बेसिकली उसने फिक्स कर लिया 1 लाख डॉलर, वो तो 3 months में पेमेंट आएगी, वो 1 लाख डॉलर दूसरी पार्टी को देगा एंड एट दिस एक्सचेंज रेट उसको 70,000 पाउंड्स मिल जाएंगे। उस टाइम का एक्सचेंज रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसको लॉस भी हो सकता है इस वजह से, बट एटलीस्ट उसने अपना रिस्क हेज कर लिया। तो ये हो गया हमारा करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन करेंसी। उसके बाद हो गया एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स। अभी हमने ऊपर बॉन्ड देखा था, एक होता है इंटरेस्ट रेट में डेरिवेटिव्स। इन द सेंस हम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे एग्री कर रहे हैं, 9%, 10%। एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे वी हैव एंटर्ड, लाइक सपोज हमारा हो गया 1 year ट्रेजरी रेट, यूएस ट्रेजरी बिल, इंटरेस्ट रेट। तो ये हम इसमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे डेरिवेटिव्स एंटर कर रहे हैं हम, जिसमें रिस्क जो है, रिस्क इज द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मेच्योरिटी पे तो बायर को फायदा है। सेम लाइक अंडरलाइंग एसेट हमारा शेयर था, इंटरेस्ट रेट है, कुछ भी है, जो भी लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर रहा है, whosoever is the buyer of the contract, he or she will prefer the rates to increase. सिंपल। अब इसमें एक कनेक्शन है बॉन्ड्स के साथ, इन द सेंस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। सिंपल, फ्यूचर वैल्यू जो भी आपकी प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो डिस्काउंट होंगी ज्यादा रेट पे, तो आपकी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। तो बॉन्ड की अगर वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर है ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसको फायदा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े। बट सेम वेज अगर वो बॉन्ड्स में एंटर कर गया होता एंड देन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते तो उसको नुकसान था। सो बेसिकली दोनों अपोजिट चल रहे हैं, बायर ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट, बायर ऑफ अ बॉन्ड इन अ डेरिवेटिव मार्केट, इन अ वे वेयर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज के केसेस में buyer of interest rate contract will benefit and buyer of a bond in a derivative market will lose. फिर आपके होते हैं derivatives on commodities। इसमें भी 2 टाइप की होती हैं, हार्ड कमोडिटीज, सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज क्या हो गई? जैसे आपका हो गया जो माइनिंग से, एक्सट्रैक्शन से निकलते हैं, गोल्ड। सॉफ्ट हो गई
लाइक हमारी होगी कॉटन, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, बेसिकली जो अपार्ट फ्रॉम दिस माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन जो ग्रोन इन अ फील्ड, तो कमोडिटीज पे भी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर होते हैं। फिर होता है क्रेडिट डेरिवेटिव्स। हमने अभी स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या हैं? तो इसमें क्या होता है कि सपोज एक पार्टी है, अगेन पार्टी ए ने इसने बी को लोन दिया। अब इसको रिस्क है कि वापस मिलेगा कि नहीं। इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक सी से। सो व्हाट ही विल डू, ही विल मेक फिक्स्ड पेमेंट्स टू सी and C will only make a payment in case B defaults. So C is betting that B will not default and C will continue to receive payments from A till the time the credit event occurs. So this is called a occurrence of a credit event. वो कब होगा? जब B default करेगा, तो उस टाइम पे फिर C को पेमेंट करनी पड़ेगी A को। तब तक लेकिन A हमारा फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स पेमेंट्स सी को देता रहेगा। तो ये इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स सब्जेक्ट में, जहां पे हम देखेंगे स्वैप्स होते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, डेरिवेटिव्स आर आल्सो ऑन वेदर। सो लाइक ट्रेवल एजेंसीज, tourism companies, energy producers companies, so these are companies who are actually betting on the weather. Okay, so there are contracts where they are entering into that what will be the weather in a certain period of time. तो weather पे भी contracts होते हैं, आपके क्रिप्टो करेंसी पे होते हैं। इनफैक्ट लॉन्गेविटी पे भी होते हैं, लाइफ। ये कौन करता होगा? एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनीज। तो हमने ये देखा कि किस किस तरह से किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्शंस। ये भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, कॉल एंड पुट। अगेन डिटेल में देखेंगे हम इसके बारे में। इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं मार्केट में। पीपल ट्राई एंड कंबाइन दीज ऑप्शंस, द टाइप ऑफ ऑप्शंस टुगेदर, एंड देन दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट to either hedge or earn a speculative gain or do an arbitrage. So there are different kinds of situations where options are used. And then अभी जैसे मैंने बोला था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, सो स्वैप्स होते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स सीडीएस एक टाइप है, बट उसके अलावा आपके इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, सीडीएस हमने बोला, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप्स। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव इन द मार्केट, करेंसी, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर derivatives।
exchange traded, and over the counter. ये क्या होते हैं? ये दो टाइप्स हैं। नाम से पता चल रहा है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड क्या है? ये वो हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे एक्चुअल में ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें लार्जली जो आपके पास टाइप्स होंगे वो होंगे जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस। ओवर द काउंटर वो होते हैं जो एक्सचेंज रेट स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं ट्रेड होते, दीज आर कस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। सो लाइक फॉरवर्ड्स, जो हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देन स्वैप्स। तो जैसा मैंने बोला, ये ट्रेड होते हैं एट अ सेंट्रल एक्सचेंज, ये नॉट ट्रेडेड। यू कैन नोट इफ यू वांट। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक और चीज है कि दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके जो टर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, कितने टाइम की मेच्योरिटी है, कितना प्राइस है, बिकॉज दीज आर ट्रेडिंग राइट ऑन द एक्सचेंज। सो you can see what all contracts are available and in which contract you want to enter into. So these are standardized contracts. The terms of these contracts are regulated. And fixed. These are custom contracts. Custom contracts मतलब तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। दीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज रेट, सो इसमें दीज आर बेसिकली लार्जली अनरेगुलेटेड। देन नेक्स्ट इज इसमें आपके पास सिक्योरिटी है, दीज आर बैक्ड बाय सेंट्रल क्लियरिंग हाउस। तो एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस है जो ऑपोजिट पोजीशंस लेता है, राइट। एंड तो इसमें अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसमें बीच में एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस होगा जो दोनों पार्टीज के बीच में होगा, जो एक दूसरी पोजीशन लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये काउंटर पार्टी रिस्क रिड्यूस करता है। अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कर गई, बैंकक्रप्ट हो गई, तो उसका रिस्क पहली पार्टी को नहीं है। वाई? बिकॉज बीच में एक क्लियरिंग हाउस है जिसने दूसरी ऑपोजिट पोजीशंस ले रखी है, तो वो सेटल करेगा उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पार्टी ए को ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी कौन है सामने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच एक्चुअली हैव अ लोअर काउंटर पार्टी रिस्क। तो काउंटर पार्टी रिस्क इज लो एंड इसमें हाई, क्योंकि इसमें तो आप दो ही पार्टी है ना, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो उसमें अगर दूसरी पार्टी अगर बैंकक्रप्ट हो गई या कुछ लॉस हो गया तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाता है। सिंस दीज आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑब्वियसली इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। आप जब चाहें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी लो है, हाई, लो। ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये कम ट्रांसपेरेंट है, सो हाई ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली जो आप एक स्टॉक एक्सचेंज से एक्सपेक्ट करते हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? ट्रांसपेरेंसी होगी, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी,
काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होगा, बिकॉज पूरा एक्सचेंज बैठा है आपके साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, टर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं, रेगुलेशंस हैं। उसका कंप्लीटली ऑपोजिट होगा ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दो पार्टी के बीच में। इसमें एक और पॉइंट है, कि ये जो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये इजी है टू सेटल। एंड दीज आर डिफिकल्ट। व्हाई? अगेन, because there is no central person involved, there are only two parties who are there and who will be settling the contract at the time of maturity. तो ऑब्वियस है, जब आपके पास एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस है, आप एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हैं, तो इजी होगा आपकी सेटलमेंट भी करना, क्लियरिंग करना, सब इस वाले केसेस में इजी रहता है। अच्छा, इसमें एक एक्सचेंज ट्रेडेड में एक इशू है, इन द सेंस आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा, एंड फिर उसको आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। सो एक इनिशियल डिपॉजिट है, एंड देन यू विल बी रिक्वायर्ड फॉर मोर फंड्स एज एंड व्हेन योर पोजीशन, यू आर गेनिंग और लूजिंग इन योर पोजीशन। सो उसमें कंसेप्ट होता है मेंटेनेंस मार्जिन का, कि कितना मार्जिन आपको मेंटेन करके रखना है एक्सचेंज के साथ। तो अगर आपकी वैल्यू डिक्लाइन होती जा रही है, तो आपको एडिशनल डिपॉजिट्स भी डालने पड़ेंगे, तभी तो सामने वाली पार्टी का रिस्क कम होगा ना। जो हमने देखा कि उस काउंटर पार्टी रिस्क कम है, वो क्यों कम है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में एक पोजीशन में एंटर किया, अब आपका लॉस होता जा रहा है। आपने मान लो बोला कि हम $200 में शेयर खरीदेंगे, शेयर का प्राइस कम होता जा रहा है, तो आपको तो फायदा नहीं हो रहा, बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को। तो ऐसे में एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज, दे विल आस्क फॉर मोर डिपॉजिट्स, सो दैट ऐसा ना हो कि आप जब फाइनली सेटल करने आए आपके पास वो पैसा ही नहीं है जो सामने वाली पार्टी को मिलना चाहिए एज अ गेन टू पार्टी बी, हु इज द सेलर इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट देना है या मोर फंड्स लाने हैं बेस्ड ऑन व्हाटसोएवर योर movement in the price of the underlying is happening. So यही है हमारा इंट्रोडक्शन ऑन डेरिवेटिव्स। इसमें और भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें करने के लिए, बट अभी के लिए हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स क्या हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, उसमें भी एक्सचेंज ट्रेडेड क्या है, ओवर द काउंटर क्या है, फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड एसोसिएटेड रिस्क क्या हैं, इंटरेस्ट रेट में, बॉन्ड्स में, करेंसी में। तो इस तरह से हमारा डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।